सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे वन शॉट इकोनॉमिक्स क्लास 10th और चारों चैप्टर एनसीईआरटी से डिटेल में देख लेंगे। इस वीडियो के बाद आपको मतलब एनसीईआरटी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट का अगर हम पहले मतलब देखें तो मतलब होता है विकास। ठीक, मतलब कि अगर आपको जैसे किसी कंट्री में जाते हो, उसके अंदर आप स्काई स्कीपर्स देखते हो और बहुत चीज़ें देखते हो, तो पहले के टाइम पे सब नहीं हुआ होता। तो जब जो पीरियड से जब ये लोग बने हैं, उसी पीरियड को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक आता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं एक लैंडलेस रूरल लेबर की बात करता हूँ, तो उसके लिए डेवलपमेंट की क्या क्या मतलब होगा? पहला, मोर डेज ऑफ वर्क, उसको पैसे अच्छे मिले, उसके बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, ठीक, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना। और एक प्रॉस्पेरस मतलब एक अच्छे लेबर के साथ क्या होगा, उसको एश्योर्ड करा जाए कि हाई फैमिली इनकम दी जाए, हायर सपोर्ट प्राइस दिए जाएँ, ठीक, और हार्ड वर्किंग चीप लेबर दी जाए, मतलब उसपे वो जब लेबर लगाए तो वो भी कम मांगे, और उसके अब्रॉड चिल्ड्रंस अब्रॉड सेटल हो जाएं। मतलब इन दो केस से आप देखा कि दोनों लेबर के लिए, एक रूरल और एक प्रॉस्पेरस, दोनों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स थे वो अलग अलग थे, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर, मतलब व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन द इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव। इसका कैसा एग्जांपल है? सपोज आपको डैम बनाना है, तो डैम के तो मतलब पॉजिटिव से देखा जाएगा और निगेटिव से भी। निगेटिव से ट्राइबल्स लोग देखेंगे कि उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, और पॉजिटिव में जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, वाटर मिल जाएगा लेबर्स को, इरिगेशन के लिए है, और ईटीसी। अब इनकम्स एंड अदर गोल्स, मतलब कि आप कोई किसी भी जॉब को लेते हो तो इनकम ही नहीं देखते हो, अदर गोल्स भी देखते हो। जैसे अगर आपको बहुत हाई पेड किया जा रहा है, बट आपको ये एश्योर्ड नहीं किया जा रहा है कि आपको मतलब कि जॉब सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको कभी अपने आपको टाइम नहीं दिया जाएगा फैमिली से, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा मतलब चूक जाओगे उस जॉब को लेने के लिए, मतलब कि आप मिक्स गोल को देखोगे, ठीक। अब यहाँ पे गोल्स के भी आपको दो मतलब बताए गए हैं। एक होता है आपका मटेरियलिस्टिक गोल, और एक होता है आपका नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक जो पैसे से आप जो आप पैसे से खरीद सकते हो, और नॉन मटेरियलिस्टिक जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। जैसे हो गया कार हो गया, बेड हो गया, ठीक। नॉन मटेरियलिस्टिक का क्या हो गया? जैसे आपका आ गया सिक्योरिटी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जो इक्वालिटी, ये सब चीज, ठीक है। अब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट ये कहता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो नोशन के डेवलपमेंट से मिलना चाहिए, वो कंफ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए नेशन के लिए, ठीक। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो हम एक एवरेज इनकम इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, और वो भी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होती है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो आपको एवरेज इनकम दे देता है, ठीक। अब एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन होती है, वो डिस्पैरिटी हाइड करता है। तो इसको मैंने एक हाँ, यहाँ से एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है कि सपोज एक कंट्री है, उसके अंदर 5 लोग हैं जो अर्न करते हैं, एक करता है 1000, एक करता है 2000, 2 लोग करते हैं 500, और एक करता है 1000। तो हमने टोटल मतलब हमने टोटल प्रोडक्शन करा, मतलब टोटल इनकम करी, हमारा आ गया 5000, और टोटल पॉपुलेशन 5 लोग हैं, ठीक। तो जब हमने निकाला तो 1000 एवरेज आया। बट अब ये भी तो देखिए कि वहाँ पे हर एक बंदा 1000 नहीं कमा रहा है, 2 लोग 1000 नहीं कमा रहे, तो ये डिस्पैरिटी हाइड करता है। जैसे आपको पहले लगेगा कि सारे लोग सही से बैठे हैं, बट एक ही बंदा कुछ बैठा, बाकी सब अलग, मतलब मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक। एवरेज इनकम भी अब आपका खत्म होता है। इनकम्स एंड अदर गोल्स, अभी हमने बोला था इनकम्स एंड अदर मतलब अदर क्राइटेरिया, ऊपर हमने पढ़ा था कि गोल्स के बारे में, है ना। ये क्या कहता है कि आपको किसी भी स्टेट या कंट्री को सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही नहीं कंपेयर करना होता। जैसे हम पहले एग्जांपल लें, जैसे स्टेट्स है, इनकी पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज्यादा है, ठीक। बट अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस की, तो केरला केरला की सबसे हाईएस्ट है। मतलब हरियाणा का तो बस पर कैपिटा इनकम अच्छा है, बाकी उसका कुछ अच्छा नहीं है ना, बिहार का भी। तो अब ये सब मीनिंग्स क्या होते हैं? जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक साल से कम के बच्चे कितने मर रहे हैं,
एक साल से मतलब एक साल से पहले। लिटरेसी रेट 7 डेज और अबव से बच्चे कितना बोल सकते हैं, लिख सकते हैं पढ़ने के लिए, और नेट अटेंडेंस 14 से 15 साल के बच्चे कितने अटेंड करते हैं। ठीक, अब ये भी हमारा हो गया। अब पब्लिक फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए क्या किया है, तो उसके लिए उन्होंने पीडीएस चलाया, और यहाँ से एक टर्म निकल के आता है, मनी इन योर पॉकेट्स कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक, इसका मतलब जस्ट डायरेक्टली ये है कि आप मनी से हर चीज बाय नहीं कर सकते हो, जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, कहाँ गया, हाँ, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अंडररेटेड मेडिसिन अनलेस यू अफोर्ड अ शिफ्ट कम्युनिटी, ये सब चीजें। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आता है आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। ये बस आपका, इसका बस क्या होता है कि जब आप किलोग्राम अपॉन में हाइट करते हो मीटर स्क्वायर में, तो उससे क्या निकल के आता है, या तो आपका वेट निकल, बीएमआई बॉडी आपका मास निकल के आता है। आप वेट हो, अंडर नरिश्ड हो, ओबेसिटी है आपको। ठीक, अब यहाँ से आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज को इन द बेसिस ऑफ इनकम। ठीक, बट अगर हम बात करें यूएनडीपी की, कंपेयर करती है बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, स्टेट्स, मतलब इनकम तो देखती है और ये एजुकेशन, स्टेट्स और इन सब पे भी कंपेयर करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एचडीआर मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट और यूएनडीपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, और ये बस चार्ट इंपॉर्टेंट था कि इंडिया का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें बताया जाता है कि कौन सा कंट्री एचडीआई में कितनी रैंक है उसकी। ठीक, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि यू शुड मतलब कि आपको ऐसे एक्यूमुलेशन करना चाहिए किसी गुड्स का कि आज की जनरेशन को भी फायदा हो और फ्यूचर जनरेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक, मतलब आप पेड़ इतने ही काटो कि आज के लिए भी बच जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। ठीक, अब आई होप ये खत्म हो गया चैप्टर। हाँ जी, तो हमने ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि मैं सेक्टर्स एंड द इंडियन इकोनॉमी का, हम सेक्टर्स एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इसको हम पूरे चार्ट से ही समझ लेंगे। मैंने चार्ट्स बना रखा है आपके लिए। हाँ, तो चार्ट क्या कहता है ये देखिएगा। सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को 3 बेसिक टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। पहला बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तीसरा बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो नेचर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर को आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हो, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हो, टर्शरी को आप सर्विस सेक्टर भी बोलते हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर, जैसे अगर आपको प्रोडक्शन करना है बिस्किट का, तो बिस्किट के लिए क्या लगेगा, आपको व्हीट चाहिए होगा, है ना, मिल्क चाहिए होगा, है ना, शुगर चाहिए होगा। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर से आएंगी। फिर ये सब बेची जाएंगी सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, इनको बनाएगा बिस्किट में। ठीक, बिस्किट बना देगा इसको मैन्युफैक्चर करके। फिर आपको अगर इसको घर घर पहुंचाना है, कहीं भेजना है, तो वो टर्शरी सेक्टर हेल्प करेगा। लाइक आप एग्जाम्पल जोमेटो, स्विगी, इन सब का, है ना। तो बेसिक ऑफ नेचर में भी हमने समझ लिया। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जा रही है इंडिया में। एक हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट होल्ड करती है, इसके अंदर आपको पेड लीव्स मिलता है, पेड सैलरी होती है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, और जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद पेंशन मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि गर्ल्स को ज्यादा काम पे कम वेजेस दी जाती हैं, बॉयज को कम काम पे ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक, ये मतलब थोड़ा जेंडर रिलीजन कास्ट का हो गया थोड़ा, बट तब भी अब इसमें चल सकता है। अब बेसिस ऑफ ओनरशिप में मतलब कि मतलब ओनर मतलब ओन कैसे करी जा रही है कोई भी, जैसे पब्लिक सेक्टर में आ जाता है कि जो पब्लिक्स के लिए हैं, जो प्रॉफिट खुद का नहीं देखती, पब्लिक के प्रॉफिट के लिए देखते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल और ग्रुप होल्ड करते हैं, जैसे टिस्को, रिलायंस, ये सब जो अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं। ज्वाइंट सेक्टर इतना पूछा नहीं जाता, एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट समझा दे रहा हूँ, जो पब्लिक और प्राइवेट जो दोनों चीजें देखते हैं वो ज्वाइंट सेक्टर में आता है। अब एक बार इसका ब्रीफ देख लेते हैं बस। हाँ, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की, तो इसके अंदर ये दे सकते हैं एग्जाम्पल, प्रोड्यूस नेचर गुड्स। ठीक, और इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका जैसे टी शर्ट आ गया, मतलब अगर जैसे आपने यहाँ कॉटन बनाई तो कॉटन से शर्ट बन गई। ठीक, तो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड। टर्शरी सेक्टर डेवलप अदर सेक्टर्स, है ना, दूसरे सेक्टर को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हो। टर्शरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो।
इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैंकिंग है सब। एंड अब नीचे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। आप कंपेयर कैसे करोगे, तो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से कंपेयर करोगे। मतलब कि अगर एक बिस्किट बनाने में प्राइमरी में कॉस्ट आई है 5 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आई है आपकी 10 रुपीज, और टर्शरी सेक्टर में ये 5 रुपीज। तो आप ऐसा नहीं देखोगे कि बिस्किट में व्हीट हो गया, मिल्क हो गया, इन सब का 1 2 3 इन सबको काउंट करने बैठ जाओ, इसको भी नहीं। आप सिर्फ फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स को काउंट करके आप अपना निकालोगे, ऐसे कंपेयर करा जाता है, ठीक। तो और अगर हम देखें तो यही जीडीपी होती है, मतलब द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, इसी को जीडीपी कहते हैं, ठीक। हिस्टोरिकल चेंज देख लेते हैं, मतलब पहले अगर हम बात की जाए 1970-94 में, तो सारे सेक्टर्स इक्वल नहीं थे, बस प्राइमरी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा था, बट डेवलपमेंट हुआ और टर्शरी सेक्टर ग्रो कर गया। अब क्वेश्चन आता है ग्रो क्यों कर गया। अगर देखो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे तो टर्शरी सेक्टर और मतलब अपने आप ग्रो करेगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ऑलरेडी लोग थे, जैसे डिस्गाइज्ड वो अभी देखेंगे, तो लोगों ने टर्शरी सेक्टर एज अ ऑप्ट करने का सोचा। वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, तो आप देख सकते हैं टर्शरी मतलब अभी भी प्राइमरी सेक्टर में क्यों, पता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अभी पढ़ेंगे। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अगर एक आपका खेत है, खेत के अंदर 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बस 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6 लोग हैं वो डिस्गाइज आएंगे, मतलब उनकी जरूरत नहीं है, बट तब भी प्रोडक्शन आसान करने के लिए हम उन्हें ले आए, ठीक। अब और आ जाते हैं, अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो सकती है। अगर आप पुअर्स को लोन दे सको और लैंड्स दे सको, प्रॉफिट्स दे सको, ऐसे करके तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, ये क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। अब हम आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो राइट टू वर्क प्रोवाइड कराया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट दी गई लोगों को, और उसके लिए पैसे भी दे गए, ठीक। अब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज पे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कहता है, इसको जल्दी से, और ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया, बट एक बार जल्दी से 1 2 मिनट में पढ़ते हैं इसको। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, पेड लीव्स, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड गेट पेंशंस, ठीक है। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो यहाँ नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, डज नॉट फॉलो रूल्स, नॉट फिक्स्ड वर्क्स आवर्स, नॉट विथ पेड लीव्स, नो सेफ एनवायरनमेंट, नो पेंशन, ठीक। ये पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से यही है, जो फैसिलिटीज थोड़ा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वही अगर थोड़ा हम अनऑर्गेनाइज में करा दें तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वर्कर्स, ठीक है, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करते हैं। अब आ जाए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एम टू सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर में ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, एम फॉर देयर प्रॉफिट, जैसे टिस्को एयरलाइंस हो गई, ठीक। इसके बस एग्जांपल्स लर्न कर लीजिएगा, एंड आई होप ये हो चुका है बाकी सब कंप्लीट। हाँ, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, जो कि है आपका मनी एंड क्रेडिट। ये भी मतलब लगभग 5 से 7 मिनट लेगा चैप्टर, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता है। हाँ जी, तो मनी एंड क्रेडिट, तो इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बट इसमें फॉर्मल एंड अनफॉर्मल का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मीडियम एज एक्सचेंज, अभी पहले सब कुछ भूल जाते हैं, प्रेजेंट का पास्ट में जाते हैं, तो पास्ट में एक्सचेंजेस कैसे हुआ करते थे। पास्ट में जैसे अगर एक पर्सन है, पैसे हुआ नहीं करते थे, तो ये कहते थे कि भाई मेरे पे जूते हैं, तू मेरे से जूते ले ले और मेरे को अपने कपड़े दे दे, तो ये एक्सचेंज हो जाता था। बट यहाँ से प्रॉब्लम क्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब आपको वही बंदा ढूंढना पड़ेगा जो जूते के बदले क्लोथ ले ले। अगर कोई वीट लिया तो वो कहेगा भाई मेरे को जूते तो चाहिए बट मैं तेरे को कपड़े नहीं दे पाऊंगा। बट अगर यही ऐसे मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो सकता है। अब मीडियम ऐसा एक्सचेंज क्या है, हमने मनी को अडॉप्ट किया। जैसे अगर हम देखा जाए तो पहले कॉइन्स हुआ करते थे, फिर गुप्ता कॉइन्स आए, फिर कॉइन्स बढ़ते बढ़ते आ गए मॉडर्न कॉइन्स, है ना। मतलब अब पैसा आ गया। तो अगर पूछा जाए मनी है क्या, सो या हम लोग करेंसी पे थे। तो करेंसी इंक्लूड्स करती है हमें पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जिससे हम अपना मीडियम एक्सेप्ट करते हैं।
मतलब हम एक्सचेंज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है करेंसी नोट बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मतलब इंडिविजुअल को इसी के बेसिस पे चीजों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। अब डिपॉजिट विद बैंक्स एंड वर्किंग ऑफ बैंक्स और चेक्स, ये सब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये रहा। तो जैसे अगर आपने देखा हो तो बैंक का सिस्टम तीन चीजें होती हैं, एक डिपॉजिटर्स, एक बोरोवर्स और खुद की इनकम। तो अगर हम बात करें जैसे डिपॉजिटर्स, तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, अपना पैसा कुछ देते हैं। सपोज डिपॉजिटर्स ने बैंक को पैसा दिया, ठीक, जैसे मतलब 10,000, बैंक ने कहा हम आपको 5 दिन बाद 5% का इंटरेस्ट दे देंगे, हम आपको 5 दिन बाद 10,050 रुपीज दे देंगे, ठीक। तो जब डिपॉजिटर्स ने 10,000 दिए तो बैंक ने तोड़ दिया उनको दो भाग, टू चीजें, 6,000 4,000, ठीक। अब क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स को नीड पड़ गई पैसे की तो वो कहाँ से देगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने दो चीजों में तोड़ा। अब फिर आते हैं बोरोवर्स। बोरोवर्स क्या करते हैं, कुछ बोरो करते हैं, जैसे उन्होंने 4,000 ले लिया तो बैंक क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जैसे 4,100 उनसे मतलब 4,100, हाँ 4,100 उनसे चार्ज कर लिया। तो जब 5 दिन बाद ये 4,100 देंगे तो न्यू क्या हो जाएगा, 6,000 तो थे ऑलरेडी प्लस 4,100, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब जो डिपॉजिटर्स ने दिए थे 10,000, 10,000 में से हमें 10,050 देने होंगे बोरोवर्स को, तो 10,050 में से जो नई इनकम आई है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका जो नया प्रोडक्ट है वो 50 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी इनकम ऑफ बैंक्स, ठीक। अब चलते हैं हम लोग, अब चेक्स का भी केस है, मतलब आप एक पेपर के बदले बिना पैसे दिए आप चेक्स को, मतलब आप पैसे को ट्रांसफर करा सकते हो एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि लोन एक्टिविटीज, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया एंड ये हम पढ़ चुके हैं। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, हाँ, इसके अंदर एक आता है आपका सलीम का, जिसमें जो लोन लेता है, 3,000 पेयर्स के शूज की डिमांड आती है, लोन लेता है और बहुत प्रॉफिट होता है उसको, ठीक। तो यहाँ पे क्रेडिट ने पॉजिटिव रोल किया सिचुएशन में। दूसरा आता है स्वप्ना की प्रॉब्लम। स्वप्ना की प्रॉब्लम क्या थी, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, मतलब एक बार लोन लिया फसल खराब हो गई, दूसरी बार लिया फिर फसल खराब हो गई, तो 2 बार लोन लेने के चक्कर में वो पेनफुल सिचुएशन में आ गई, यहाँ पे निगेटिव रोल प्ले किया और यहाँ पे डेट ट्रैप की कंडीशन हो गई। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, अगर आपने लोन लिया तो लोन वापस कैसे करेंगे आप इंटरेस्ट के रूप पे वापस करेंगे, कोलेट्रल देंगे, क्या क्या। तो इसको लर्न करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है जो कि है डोकोमो, डोकोमो इंटरनेट, डोकोमो इंटरनेट। डोकोमो मतलब डॉक्यूमेशन रिक्वायर्ड, मतलब आप पे कागज होने चाहिए अपने घर के, आप पे कोई मतलब कोई अरेस्ट, मतलब कोई भी केस वेस तो नहीं है। फिर आता है आपका कॉम, कॉम क्या कहते हैं, कोलेट्रल, मतलब कि ऐसा कर सकते हो अगर आपने पैसे लिए और आप मेरा फोन, अगर मैंने दिया, मेरे को 10,000 चाहिए तो मैंने अपना आईफोन दे दिया या कोई भी फोन दे दिया कि मैं जब तक पैसे वापस ना रखूं मेरा फोन आपका। मोड ऑफ रीपेमेंट मतलब कि मैं कैसे पैसे ट्रांसफर करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, कैश करूंगा, चेक करूंगा। इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ करूंगा नहीं करूंगा, तो डॉक्यूमेंट नेट बहुत ईजी ट्रिक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि है फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया। अब देखो अगर हम क्रेडिट की बात करें सेक्टर्स की, तो एक तो हम फॉर्मल सेक्टर कर सकते हैं और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई आता है, ठीक। अगर मैं इसको आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं कि देखिए जो फॉर्मल है वो आरबीआई करता है, जो इनफॉर्मल है वो आपका आरबीआई नहीं करता है। ये बेसिकली आपको रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, यहाँ पे लोन आपके मनी लेंडर्स देते हैं, और यहाँ पे आपको अर्बन में देखने को मिलता है। अर्बन के लोग जब डेवलप होते हैं तो उनपे डॉक्यूमेशन रिक्वायर्ड, कोलेटरी, सब चीजें होती हैं, इसलिए अर्बन के लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। बट रूरल एरियाज में किसी पे कागज तो होते नहीं है, तो वो मनी लेंडर से लेते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये 10,000 पे 15% चार्ज करेगा तो ये वैसे तो बहुत हो गया, बट 10,000 पे यही 30 से 35% चार्ज करेगा, है ना। और ये वेरी भी कर सकता है कि अगर इसके रिश्तेदार आ गए तो कम कर देगा, कोई और आ गया तो ज्यादा कर देगा, बट फॉर्मल सेक्टर के लिए सब सेम होता है, ठीक। अब हमने इनफॉर्मल ये सब भी पढ़ लिया है।
हाँ, cheap and affordable credit crucial country development, formal and informal credit, ये मैंने आपको बता दिया. Thus, it is necessarily that bank and cooperative increase their lending, particularly in rural areas. So dependency of informal sources है. अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फॉर्मल सेक्टर क्यों बढ़ाना है. पहला कि आपके रूरल एरिया से बैंक ज्यादा हो, ठीक. दूसरा, कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट आपको कम करना हो, इसलिए आप इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, मतलब कि एक रूरल एरिया में कुछ लोग अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जो उसके अंदर पैसे डालते हैं. अगर उसी ग्रुप से किसी को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो वही पैसा वो उसको दे देते हैं, ठीक. अब हम ये चैप्टर भी खत्म हो गया. बस आप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर एग्जांपल थोड़े लर्न कर लीजिएगा. अब आ जाते हैं हम लास्ट चैप्टर पे, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंडियन इकोनॉमी. 5 मिनट का चैप्टर बचा है, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं. वैसे बेस मतलब पूरा का पूरा चैप्टर कट हो चुका है, बस 10% आ रहा है आपका चैप्टर. बस एक मिनट लोड हो जाएगी. तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हम एमएनसीज जान लेते हैं. एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज. अब इनका काम क्या होता है, सपोज हम एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं. एप्पल क्या करता है, उसने चाइना जैसे ले लिया, चाइना में क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक. फिर इंडिया में सेल कर दिया, और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर बना दिया, मतलब सारा डिपार्टमेंट ये सब. और फिर वही मतलब जब एक मल्टीनेशनल कंपनीज इतने सारे कंट्रीज से जुड़ी हुई है, तो इसको एमएनसीज कहते हैं, ठीक है. अब जल्दी से करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज. मोर एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, ठीक है. टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक, ये सब चीजें उड़ती रहती हैं. अब फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, पहला आ जाता है टेक्नोलॉजी, मतलब कि कंटेनर्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, जो बहुत इजी करते हैं. जो एंड सीन्स आपके जो एंड सीन्स आते हैं लड़ाई वाले सी पोर्ट्स पे, वही. अब आपका सेकंड आता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब ईमेल हो सकता है, ये सब चीजें जिसने आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करी है. जैसे हम आपका एग्जांपल है, लंदन में पब्लिश हुई, फिर दिल्ली में ऑफिस आया, दिल्ली से ऑफिस में गई, फिर वहां से लोड करके जस्ट सेकंड में लंदन में दोबारा भेज दी गई. ये पूरा आपका है. अब आता है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या कहता है कि remover of foreign trades is known as removal of trade barriers is known as liberalization. मतलब कि एक कंट्री में बाहर की एमएनसीज ना आने देना, उसको ट्रेड बैरियर्स को एक सेकेंड मैं लिबरलाइजेशन ये होता है, अगर ये आपकी कंट्री है, इसके अंदर खुद की थोड़ी वो होंगी कंपनीज, तो क्या करती है, अगर कंट्रीज अगर ग्रो कर रही होती है अपनी कंपनी, तो उसके अंदर ट्रेड बैरियर्स लगा देती है कि अभी बस अपनी कंपनी पहले अच्छे से ग्रो हो जाए, फिर वो दूसरी कंपनी के साथ compete करेगी. बट जैसे ही अगर ये कंपनीज बढ़ने लगती है, तब वो क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स हटा देती हैं. उन्होंने ये सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए. अब क्या होगा, बाहर की कंपनीज के साथ इंटरेक्शन होगा. तो इसी चीज को रिमूविंग, अभी देखो ये यहाँ पे आ रहा होगा, हाँ, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन, ठीक है. तो ये पूरा है. अब इंडिया में एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे कि बस अपनी कंपनी का प्रोडक्शन अपनी कंपनी में ही होगा, बाहर की कंपनीज नहीं आ सकती हैं. तो बस यही था पूरा चैप्टर. तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.